प्रणाम साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। दिया दिल्ली की विशेष वेब टॉक्स, सृजन वेब टॉक्स में आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कार्यक्रम दिया दिल्ली के फेसबुक पेज पर भी लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। तो फेसबुक और जूम पे जुड़ रहे सारे पार्टिसिपेंट्स को पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री महामंत्र के साथ करते हैं। और क्योंकि हम हमेशा गायत्री मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा ये इस बात पे बात करी जाए कि गायत्री महामंत्र के साथ शुरुआत करी क्यों जाती है। गायत्री का महामंत्र हमारे सभी ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे ग्रंथों द्वारा सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। गायत्री वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है। और वेद जननी होने के बाद भी गायत्री एक वेद मंत्र माना जाता है। वेद के प्रत्येक मंत्र का एक छंद, एक ऋषि और एक देवता होता है। और गायत्री का छंद गायत्री छंद है, विश्वामित्र ऋषि हैं, और सविता या सूर्य, जो उगता हुआ सूर्य है, वो उनका देवता है। इसी कारण से इस मंत्र के उच्चारण के समय सूर्य या सविता का ध्यान करना जरूरी होता है। और गायत्री जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, गाय यानी कि प्राण, और त्रि यानी कि त्राण, या उद्धार या उत्थान करने वाली। तो प्राण वो लाइफ फोर्स या एनर्जी है जो आपके शरीर को उठने, चलने, दौड़ने लायक बनाती है। और इस प्राण का स्रोत गायत्री का देवता सूर्य है। श्रुतियों में एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है, प्राणः प्रजानाम उद्यत्येष सूर्य, अर्थात सूर्य ही अपने प्राणों के संयोग से प्रजा की उत्पत्ति करता है। तो आप सब कल्पना करके देखें कि जो आपका शरीर है, अगर उसमें एनर्जी ना हो, तो जो आप अभी, कुछ लोग शायद सो के उठे हैं, कुछ लोग शायद नहा धो के बैठे हैं, अगर वो एनर्जी ना हो तो हम कोई भी कार्य करने के लायक रहेंगे नहीं। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इसी को एक प्रज्ञा गीत में लिखते हैं, सोतों को जिसने जगा दिया, जागों को जिसने चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल। तो दोस्तों, हम सबके जीवन में वो ऊर्जा आए जिससे हम असंभव को संभव करने की क्षमता पा पाए। इसी भावना के साथ गायत्री महामंत्र एक बार साथ साथ जहां पे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आपसे यही निवेदन है कि अपनी कमर गर्दन सीधी कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, दिया दिल्ली के सभी कार्यकर्तागण, संभवम उन्नति और पीडीसी के अंतर्गत पढ़ने वाले सारे छात्र और हमारे सारे भाइयों और बहनों, मित्रों, प्राणों के उद्धार से मनुष्य धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को पहचानता है। और जब ये ऊर्जा जब ये ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है, तब वे असंभव को संभव करने के योग्य हो जाता है। इसका कहने का ये मतलब है कि जो चीज उन्होंने कभी कल्पना भी ना करी हो, जिन ऊंचाइयों के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी ना हो, उनको हासिल करना उनके लिए संभव हो जाता है। और यूथ यानी कि जवानी ही ऐसा समय है जब आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपनी प्राण ऊर्जा को विकसित या इवॉल्व और सही दिशा यानी डायरेक्शन देने के लिए तैयार होते हैं। जिनके जीवन से, जिनके व्यक्तित्व से हमें मानव से महामानव बनने का पथ केवल मुमकिन ही नहीं लगता, बल्कि दिखाई भी पड़ता है। मैं आप सबके बीच, आपकी वर्चुअल तालियों के बीच, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और
हमारा परम सौभाग्य है कि आज ये हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। श्री तेजस पाटिल जी। तेजस जी 2020 बैच के आईएफएस हैं और हमारे साथ मेंटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तेजस जी ने 2018 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से बीटेक किया और सेकेंड अटेम्प्ट में आईएफएस क्लियर किया। पहली बार असफल होने के कारण उन्होंने एज अ बैकअप एफएमएस दिल्ली से एमबीए भी शुरुआत की और इस साल भी वो यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तेजस जी की इस जर्नी की वजह से, क्योंकि उन्होंने ये सब अपनी जिंदगी में जिया है, उसके कारण बहुत सारी लर्निंग्स आपके लाइफ में आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आप ऐसा बता पाते हैं स्टूडेंट्स को जो वो मिस्टेक्स ना करें, जिससे उनकी प्रोग्रेस रिलेटिवली फास्टर हो। तो आज हमारे समक्ष वो ओवरऑल स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे आईएफएससी प्रिपरेशन के लिए। और आप सभी स्टूडेंट्स को, युवाओं को अपनी लर्निंग्स द्वारा मार्गदर्शन देंगे। तेजस जी, दिया बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेलकम टू सीजन वेब टॉक्स तेजस जी, कि वे हम सबके समक्ष आए और मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? बिल्कुल क्लियर। तो सर्वप्रथम मैं दिया दिल्ली को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्शन के योग्य माना और एक अवसर प्रदान किया। आदरणीय राजेश रंजन जी, अविनाश जी और मनीष जी को प्रणाम करते हुए मैं अभ्यर्थियों से संवाद शुरू करना चाहूँगा। और जस्ट एक स्टार्टिंग में एक बात बताना चाहता हूँ कि एज आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल विद हिंदी, क्योंकि मेरी शिक्षा मराठी से हुई और बाद में इंग्लिश से। सो मैं बीच में हिंदी एंड इंग्लिश, बेसिकली इंग्लिश का यूज करूँगा, सो प्लीज bear with that. And the flow of this talk will be like, initially मैं जस्ट आपको अपना इंट्रोडक्शन जर्नी बता दूंगा, so that you can make sense of how and why I made particular decision and which can help you. Secondly, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, इस जो प्रोसेस से जाने के बाद जो 4-5 साल में लर्निंग्स मिली, कुछ मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स मिले, कुछ बहुत अच्छे सीनियर्स मिले जिन लोगों ने हमें गाइड किया और एक सही रास्ता चुनने में जिन्होंने मदद की, उनसे जो सीखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एंड लास्टली, एज आईएफएस एग्जाम इज अप्रोचिंग, सो जो अभ्यर्थी अभी आईएफएस के लिए ट्राई कर रहे हैं और जो लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी हो या बेसिकली व्हाट ऑल कैन यू रियलिस्टिकली डू इन द 40 डेज टू प्रिपेयर बेस्ट, वो उसके बारे में कुछ अपने में विचार आपसे साझा करना चाहूंगा। सो शुरू करते। तो बेसिकली मैंने 10th और 12th मेरा यही शिरपुर डिस्ट्रिक्ट धुले महाराष्ट्र से कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैं इंजीनियरिंग के लिए पुणे गया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जहाँ अराउंड 3rd ईयर के टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि दो आई लाइक इंजीनियरिंग बट स्टिल मैं सिविल सेवा या गवर्नमेंट सर्विस या पब्लिक सर्विस में करियर अपना स्पेंड करना चाहूंगा। और बहुत से सीनियर्स जैसे रचकोंडा के कमिश्नर जी, वो हमारे कॉलेज के अलुमनाई थे या मेरे सीनियर्स थे जो पहले सिविल सेवा में थे, उनसे मार्गदर्शन बहुत काम आया। एंड 3rd ईयर में डिसाइड करने के बाद लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज आर डेडिकेटेड सोली फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन। मैंने एकेडमिक्स एंड बोथ एग्जाम्स आई मैनेज्ड एंड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। वहाँ 6 नंबर आई मिस द प्रीलिम्स कट ऑफ बाय 6 मार्क्स। देयर आफ्टर आई जॉइंड ज्ञान प्रबोधिनी इन पुणे। और एक बात मैं आप हाईलाइट करना चाहूंगा कि वो ना फुल टाइम कोचिंग था बट इट्स जस्ट अ मेंटरशिप। और जैसे राजेश रंजन सर ने बताया कि rather than teacher in today's time and especially when it comes to competitive exam, good mentors who can guide you and show you the good path are more important rather than conventional coaching. Thereafter in second attempt I could not clear mains of civil service exam and forest service के इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था इंटरव्यू के बाद। सो आप
after this 2 years of preparation, जब मैंने preparation start किया था तभी decide किया था कि मैं maximum 2 attempts दूंगा, and if that doesn't work then I will try for my backup career. So as a backup career I started preparing for management entrance examination. मैंने CAT, IIT, SAT इन सब एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिविल सेवा के साथ ही शुरू किया, एंड सब मैनेज होने के बाद लास्ट में मेरा FMS दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था. उसके बाद जब मेरा सिविल सेवा में थर्ड अटेम्प्ट में फाइनल इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेसिकली आई फेल्ट दैट माय डिसीजन वाज राइट. आई डिसाइडेड टू चूज अ बैकअप अर्लियर, बट बाद में IFS में सिलेक्शन हो गया. सो अभी बेसिकली नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली विल बी द नेक्स्ट पाथ. सो इस जर्नी में मुझे बहुत सारे मेंटर्स मिले. मेरे गुरुजन थे, मेरे सीनियर्स थे कॉलेज के या प्रिपरेशन करने वाले, उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला जो अभी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, when you start preparing or thinking about civil service या UPSC examination or IFS or maybe engineering service examination, you should be pretty clear with respect to why exactly you want to get into the service, because first and foremost it is not self service, it is all about the public service, and a job of a public servant is to work for a public good rather than for self. So बिकॉज क्लैरिटी ऑफ पर्पस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप सब जानते हो इस एग्जाम में कंपटीशन लेवल बहुत हाई होता है, सक्सेस की गारंटी नहीं होती, और सिलेबस का स्कोप बड़ा आता है. और जब ऐसे सब चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो और ऊपर से अगर कोविड भी आ जाए, तो इस टाइम में मोटिवेशन बनाए रखना डिफिकल्ट होता है. बट अगर आपका पर्पस क्लियर हो कि आपको क्यों इस पोस्ट पे जाना है, क्यों यहाँ पे जाना है और आपको क्या आगे काम करना है, तो ये कंपटीशन और ये हार्डशिप जो होती है वो थोड़ी बेरेबल हो जाती है और आप मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं. And when I say you should have the clarity of purpose, then most important thing is that you should get clear the misconception surrounding this examination. So लोगों को या समाज में जैसे मिसकंसेप्शन होते हैं कि सिविल सेवा या कोई गवर्नमेंट सर्विस हो वो तो बस करप्शन के लिए होती है, ज्यादा पैसा मिलता है, या फिर आपको समाज में मान सम्मान मिलता है, कुछ आपको हेल्पर्स मिल जाएंगे, बड़ा बंगला होगा, अच्छे पैसे होंगे, या फिर एक अच्छी सी लाल बत्ती की गाड़ी होगी. तो ये पेरिफेरल एस्पेक्ट्स है. दिस आर नॉट द कोर थिंग एंड दिस कैनॉट कीप यू मोटिवेटेड टू वर्क फॉर द पब्लिक कॉज फॉर अबाउट 30-35 years. सो ये अच्छे से समझ के आपने अपना डिसीजन खुद से करना चाहिए कि why exactly, and even if you are not clear with the purpose, that is fine. इनिशियल स्टेज में इंफॉर्मेशन होती नहीं है, और ऑनेस्टली अगर बताओ तो वो मुझे भी नहीं अभी तो चल रही है. कहाँ से जाओगे? Sorry, we can continue. Yeah. तो आपको पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्यों करना है. गेटिंग rid of this misconception would help you to realize why exactly you want to get into the service. और उसके बाद कमिटमेंट के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. सेकेंड एस्पेक्ट आता है जो बहुत से एस्पिरेंट्स को मतलब उसके बारे में कंफ्यूजन होता है कि अगर हमारा पर्पस क्लियर होगा तो हाउ शुड वन अप्रोच फॉर एग्जाम, और हाउ शुड वन अप्रोच फॉर बेसिकली दिस ऑल 4-year जर्नी. तो मैं बताना चाहूंगा कि इन द फॉर्म्स ऑफ लर्निंग के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दो एकेडमिक बैकग्राउंड मैटर्स अ बिट. अगर आप IIT से हो तो आप में और जो बेसिक स्किल्स वगैरह जो होती है कि हार्ड वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, वो ऑलरेडी हो सकता है, बट दैट इज नॉट द फाइनल थिंग. अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज your hard work which you are doing now and your smart work which is basically channelizing your hard work towards that particular goal whatever you want to achieve. So आप आज क्या कर रहे हैं और आप आज कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं वो मे बी आपने पास में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो कर सकता है. सो ऐसा कोई फियर ना रखे कि I can do, but there is one more caution that you should not consider that as UPSC consider all people at equal pedestal, that I will be contesting with all people on equal footing or we all are equal. Basically it's all about hard work, it's all about the smart work and the dedication and commitment with which you prepare for this exam. वो आपका आज आप कितना एफर्ट्स करते हैं
वो आपका पास्ट इरेज कर सकता है। Secondly, many people ask whether coaching should be there or coaching करना must है या नहीं। So एक general बताना चाहूंगा एक trend कि coaching is not must, but proper guidance and proper mentorship is must for this exam. Because first of all, there are many challenges. Scope of syllabus is too big. आपको पता नहीं होता है, already misconception है कि anything under the sun can be asked in this examination. So in such a situation, you need a proper mentor or proper guide who can tell you that what exactly you need to do, and most importantly, what not to do, what not to read, which subject not to study that much, or which subject need to be emphasized more. These are all the aspects of examination which experienced mentor only can tell you, because these are the learnings which one gets through experience and not randomly. So जो जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी इंटरव्यू अपीयर हो चुके हैं या पोस्ट क्लियर कर चुका है, उनके कांटेक्ट में आप रहे। जैसे हमारे प्रिपरेशन के टाइम में हमारे कॉलेज के सीनियर्स लोग थे, सचिन, मनोज महाजन सर थे जो आईएएस में हैं, और आईपीएस में किरण खरे सर थे। सो उन लोगों ने हमें अपने दोस्त भाई जैसे गाइड किया, बताया कि एग्जैक्टली क्या करना होता है। सो वैसे अगर आप किसी को मिल पाए, और वैसे भी दिया दिल्ली का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें आपको एक मेंटर का एक्सेस मिलता है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेंटर से डिस्कस करके डिसाइड करें, वरना के खुद से ट्रायल एंड एरर करते हो उसमें टाइम वेस्ट करें। that can help you better. Also, when it comes to coaching, so coaching अगर syllabus का vastness देखे तो coaching may not be that much helpful, because there are aspects of current affair which are changing or which are quite dynamic. So in that regard, the online lectures available on Telegram or on other online resources can help you more than the conventional teaching learning form of coaching. Thirdly, तो कोचिंग एंड मेंटर्स का रोल अपने जगह पे है। कोचिंग आपको थोड़ा नॉलेज देगी, मेंटर आपको गाइड करेगा, बट अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड योर रिजल्ट इज योर हार्ड वर्क एंड योर कमिटमेंट टू द एग्जाम और योर गोल बेसिकली। सो वही आपको मोटिवेट करेगा, और इसी के साथ आप अपना प्रिपरेशन एक अच्छे मोटिवेशन के साथ आगे रख सकते हैं। सो हार्ड वर्क इज द अल्टीमेट थिंग दैट मैटर्स। एंड 2-3 साल जो आप डेडिकेट करने वाले हो इस एग्जाम के लिए, आप उसी चीज पे फोकस रह के अगर आप अच्छे से हार्डवर्क कर पाए तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर पर्पस। सेकेंडली, इस जर्नी में जहाँ पे बहुत सारे मतलब सिलेबस का वास्टनेस, डिफिकल्टी लेवल एंड बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो जब आप प्रिपरेशन करते जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रियलिस्टिकली इमेजिन व्हाट all is possible in 1 year and planning your preparation accordingly. That you need to set your goals for 4 months or 6 months, that what exactly I want to achieve in this 6 months. Basically जब स्टार्ट करते हो तो ऐसे टारगेट होना चाहिए कि विद इन 6 months I want to be able to write a complete paper with good amount of content preparation, generic. देन उसके बाद आप उसको सब डिवाइड करते करते आप अपना 1 मंथ का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या प्लान बनाते हो। उसके बाद आप अपना 1 वीक का प्लान बनाते हो बेसिकली और उसके बाद आप अपना 1 दिन का प्लान बनाते हो। एंड as I was fortunate enough to get a good mentors in ज्ञान प्रबोधिनी, दैट हमारे विवेक सर थे जो अच्छे से प्लान स्टूडेंट्स के लिए खुद से बनाते थे। उन्होंने प्लान ऐसा था कि एज इन हर मंडे को हमारा टेस्ट होता था। So the plan for the 1 week was quite clear that we have to prepare for one subject and appear in the examination on the next Monday. So अगर आपको Monday को अगर plan और test देना है next, so basically planning is that for one couple of days you read the basic content, then for one or odd day you start preparing or start collecting the value-added material, and thereafter for a couple of days you practice answer writing so that you can perform well on the test which is going to happen on every Monday. So this type of plan for you at individual level जो आप अपने हिसाब से curate भी कर सकते हैं, वो important है। Basically it gives you direction that how exactly what all targets or objective criteria targets you are going to achieve, what exactly improvements you imagine in yourself, your personality and your preparation level within 1 week or 1 month. एंड उसके हिसाब से जब आप खुद से मॉनिटर करते हो तो आपको अपना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और वी कैन से दैट वर्चुअल लूप होता है, जो आप फर्स्ट टाइम यू कमिट सम मिस्टेक, देन यू इंप्रूव अपॉन देम एंड देन कंटिन्यूअसली यू कीप ऑन इंप्रूविंग till you
become capable of appearing exam and score good marks. So ये जो loop होता है वो self monitoring और किसी mentor के or by getting help from some mentor you prepare your strategy and uh, then plan accordingly. That is the very important thing. Otherwise अगर plan ना हो तो basically as it is said that if you fail to plan you are planning to fail. So your preparation don't have one particular direction. You just start reading, preparing और just picking up any sort of material and उसके हिसाब से आप prepare करते जाते हो और direction जो होना चाहिए preparation में या जो focus होना चाहिए वो miss हो जाता है. So ultimately your preparation becomes inefficient and that negatively impacts your performance in the final exam. So that is why planning is important, which should start from 4 to 6 months, then boil down to 1 month, 1 week, and 1 day. What realistically I want to achieve at the end of this day, and that gives you happiness that you decide that what exactly you want to achieve in this 1 day. That मुझे इतने chapters complete करने हैं. If you end up completing that one particular chapter or that whatever you are decided, then जो satisfaction daily मिलता है, that keeps you motivating to perform better next day and perform better in next week, next month, and so on. Then after planning, yeah. So ये हो गई प्रिपरेशन की बातें. बट एक अगर ब्रॉडर स्ट्रेटेजी लेवल पे अगर सोचे, so before preparation you need to decide that before getting into this examination cycle or before giving your first attempt you need to decide that what is the maximum time you want to allocate for this examination, because there are certain facts which are available to all and which need to be realistically assessed. That is the success rate of examination. You all know कितने लोग अपियर होते हैं और इसमें कितने सिलेक्ट होते हैं. अगर बेसिकली कैलकुलेट करें तो 5 लाख अराउंड पीपल अपियर फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम एंड ओनली 1000 सक्सीड. So 5 lakh 1000, it's about 1 in 500 people. Secondly, it's about hard work which matters, but finally there is an element of luck which need to favor you to get into the list. It's not only about hard work. Definitely if you work hard, your chances of getting success increase multifold, but that is not the only determinant. So you need to realistically decide that this much amount of years I want to dedicate. When I started preparing, मैंने decide किया था कि मैं 2 attempt dedicatedly इस exam के लिए दूंगा. If it works out, it's good, and I'm going to join the service. But if it does not, then I would shift to another career. I would secure my career, prepare for backup, and उसके बाद अगर job में हुआ या with preparation, I would appear for civil service exam if that possible. But only for civil service and keeping a civil service preparation for 5-6 years without getting a job, that was not at all in my plan. So yeah, because you need to consider certain factors that what all can means what exactly is involved. Because if you keep on preparing for one particular exam and after 3-4 years, basically your efficiency is bound to go down. You are not gaining that much additional things which and first attempter or the one who is preparing for this exam for first attempt in first year is going to have that level of efficiency. Secondly, it gives you the motivation that I have only 2 or 3 attempts, so I have to perform in these attempts only, and उनमें ही मुझे जो अपना मैक्सिमम है बेस्ट देना है मुझे देना है, और उससे आपको मोटिवेशन मिलता है. आप you start putting more hours, more efforts, and also there are also negative side of putting additional years in the UPSC preparation. If you keep on preparing it for more than 4 years, then basically it negatively impacts your CV and prospects of getting into other job. जैसे अभी राजेश रंजन सर ने बताया कि focus on skills. I wrote it on page that focus on skill set, focus on competence rather than knowledge. So if you are preparing for this exam for 5-6 years, then basically your skills which are required for getting into other jobs are not that good. So your chances of getting into alternate careers simultaneously go on decreasing. So to avoid that kind of scenario, you need to realistically decide that what maximum amount of years I'm going to give it, and after that just objectively shift to other career option, secure your career, and then maybe if you get time, have motivation, then you can come back to this stream again. Also it has its own advantages as well. If you secure your backup well, or if you are earning and you are not dependent on your family or anyone for money and you are self-reliant,
then basically it gives you a mental calmness. It reduces the stress, which increases with every attempt, and increasing stress is basically what negatively impacts your performance in future examinations. So to avoid that, having a secured career is always advisable. Secondly, if you have something to fall back on in your career is secured, you are not burdened. The kind of self-confidence or the kind of impact which you actually have on the interview panel when you actually appear for the final interview, that is entirely different. Panel tend to see people who are working or people who are self-reliant with a positive image compared to one who is preparing solely for one particular exam for more than 5, 6, 7 years. That is so. If you are in your early stage of preparation, I'm not saying that you stop preparing for this exam and just run around any job which you are getting, but just have it at back of mind that you want to secure your career as well. So these are all the learnings which I have. Basically, if you have any doubt, I would be open to answering question answer session. But just before that, I would like to share some quick tips for the people who are going to appear in the upcoming forest service examination. So basically, first doubt जो most of the candidates के दिमाग में होता है कि preparation हो पाएगा कि नहीं 40 दिनों में, because most of the people who appear civil service they dedicatedly prepare for that civil service means exam, और उसके बाद 40 दिनों में उनको forest service का जो पहले prepare किया है वो सब collect करना होता है, या most of the people start from scratch. So first I would like to say that definitely it's challenging to prepare 2 optionals in 40 days, but you need to realize that, again referring to Rajesh sir's lecture, that it's about a competition and it's not about examination. You need not best, but you need to be better than most of the candidates who are with you in the competition. So rather than going into this debate of whether you can prepare, basically focus all your energies on this exam, this 40 days, make best use of those and try to defeat the competition. Ultimately, that is the aim of competitive examination. It's not your board examination where you have to perform and you're going to be judged based on the percentage of marks you are getting. वैसे भी यूपी फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस 50-55% का तो नेशनल टॉपर होता है, सो आपको जस्ट कंपटीशन डिफीट करना है, उस हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करना है. ये भी सक्सेस मिले ना मिले वो डिफरेंट है, बट ट्राइंग टू एज सेड इन भगवत गीता कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपके हाथ में काम और कर्म वही आपके हाथ में, रिजल्ट जो होगा 40 दिनों के बाद उसका हिसाब बाद में देखेंगे. एंड अदरवाइज इफ योर करियर बैकअप इज सिक्योर्ड देन यू हैव नो रीजन टू फियर. सो बिना सोचे हुए 40 दिन में अपना बेस्ट एफर्ट दे जितना मैनेज हो सकता है. सेकेंडली, हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट इट्स नॉट 40 days are not only for you, but it's for all the people. All people are facing the same issues, so that would reduce a kind of a stress on you. Thirdly, as the forest service is a bit technical examination, understanding the technical aspects of examination becomes a bit challenging. So selectively referring to the online videos or online lectures which are available and getting guidance from the mentors who have already appeared in the examination is more beneficial, especially in this examination. You have to achieve or you have to study maximum amount of study, maximum content in only 40 days. So here the role of mentors become extremely important, and at the same time, to understand the technical aspect, you can selectively refer the online videos which are available. And if at all you are still struggling to complete the syllabus, then the topics which are not that means marks fetching, which you can analyze based on the previous year question paper, you can selectively skip those. And lastly, try to inculcate more technical words, technical scientific names of the species, diagrams in your answer, which can fetch you additional marks. So this is all what I wanted to tell you. And if you have any question, then I would be happy to answer. Thank you so much. Thank you very much, Tejas ji. I would just like to quickly sum up Tejas ji's lecture. He talked about कि उन्होंने बात करी कि सिविल सर्वेंट जो होता है उनकी ड्यूटी जो होती है वो ग्रेटर गुड के लिए होती है, सोसाइटी के लिए होती है. सोसाइटी कम्स बिफोर सेल्फ. यूनिफॉर्म लाल बत्ती वाली गाड़ी थोड़े दिन के लिए आपको मोटिवेशन जरूर दे सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी द मोटिवेशन फॉर योर 30-40 years ऑफ करियर एज अ सिविल सर्वेंट. मेंटर्स से गाइडेंस लेते रहें सो दैट यू आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन. और ओवरऑल स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन, कॉशन, बैकअप के बारे में जो आपने गाइडेंस दिया, आई एम वेरी श्योर दैट स्टूडेंट्स वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट.
And one very important thing that always everybody has to have a positive outlook. सबको बहुत positive रहना जरूरी है. And there is absolutely no substitute for hard work and determination. Thank you so much Tejas ji once again. आप में से किन्हीं को कोई questions है तो हम quickly ले लेते हैं. एक question Tejas ji is already with us. There's a girl asking, उनका नाम नेहा है, 28 years of age हैं. यूपीएससी प्लेटफॉर्म उनके लिए नया है, तो इज इट एडवाइजेबल टू प्रिपेयर? एंड जो क्वेश्चन है एक उसके साथ में एक और क्वेश्चन है दैट हर इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस टू हर? तेजस जी प्लीज अनम्यूट. So basically the question is, first you are 28 year, आपकी उम्र 28 साल है और आपको डाउट है कि whether you can prepare for this exam or not. Just मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है. जैसे मैंने बताया पहले कि एकेडमिक बैकग्राउंड आपका इतना मैटर नहीं करता जितना आप सोचते हो. बेसिकली इट्स डेफिनेटली इट हेल्प्स इफ यू आर फ्रॉम अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, बट अगर आपका नहीं भी हो तो आप अब एडिशनल हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क करके उसे कंपेंसेट कर सकते हैं. तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे. बेसिकली आपने अगर डिसाइड किया है कि मैं अपने जिंदगी के अगले 2 या 3 अटेम्प्ट सिविल सेवा या यूपीएससी के कोई एग्जाम के लिए डेडिकेट करने वाली हो, तो उस टाइम में आप अच्छे से प्रिपेयर करें, मेंटरशिप के साथ गाइडेंस ले. सेकेंडली आपने बोला कि आप इंग्लिश इज वीक. So let me tell you pretty honestly that English is not at all a problem in this examination. इंटरव्यू बोर्ड या मेंस एग्जाम होता है. इनफैक्ट जो मेरा लास्ट ईयर सिविल सेवा में नहीं हुआ था और मेरे जो दोस्त थे जिनका हुआ, सो उनका भी इंग्लिश इतना बढ़िया नहीं था जितना आप लोग सोचते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंग्लिश इतना अच्छा होगा. एंड इंटरव्यू बोर्ड और मेंस एग्जाम इज नॉट देयर टू चेक योर इंग्लिश. इट इज जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, and they are basically there to check your knowledge in mains examination. And interview board your attitude, that is whether you are dedicated or are really coming for a public service, or you have a right kind of attitude, or whether you can approach challenges with positive attitude. These are the aspects which are going to be evaluated. English is not important, but second aspect जो आपके इसमें दिखता है कि आप कॉन्फिडेंट रहे कि जिस भी भाषा में आप उनसे संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, maybe you can appear for interview in the Hindi language as well. That is not at all an disadvantage, because there are many candidates who have appeared in interview. जैसे मुझे हमारे रोल मॉडल जिनका नाम याद था अंसार शेख सर, जो 2015 में सिलेक्ट हुए थे, और डिफिकल्ट बोर्ड पीके जोशी सर का बोर्ड जिसे आता है, उस बोर्ड में 200 नंबर लिए थे हिंदी भाषा में इंटरव्यू देके. So definitely your English is not at all a problem, but if you are underconfident or if you don't, then that is a problem. So इस attitude को छोड़ दीजिए कि English weak है तो मुझे नुकसान होने वाला है. Definitely you can work within a span of a year on it, but that is not at all a disadvantage. There's a second question from Saurabh Singh Raurji, who says that, sir, we create a plan which is like a monthly plan, but after 3 or 4 days, we're not able to follow it. The plan is not followed well. So what should we do for that? So problem आपने प्लान बनाने का सोचा है. So good thing, and that is a good thing that you actually thought about making plan. But plan is that it's not about creating a plan for a month. Plan should be broken down into, after you prepare your plan for a month, break it down into a plan for a week, and then based on that break it into a plan for all 6-7 days in that week. So आप प्लान डेली बनाए. आप डेली सोचे कि सो से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आज आपको क्या अचीव करना है, आज आपको कितना सिलेबस का पोर्शन कवर करना है, आज आपको कितने आंसर्स लिखने हैं, या फिर आज आपको कितना इंटरव्यू का प्रिपरेशन है, तो कितना कम्युनिकेशन प्रैक्टिस अपने ग्रुप में डिस्कशन करना है. एंड बेसिकली इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू डेली प्लान्स, देन आपको बस आज की सोचनी है. If you are doing your completing your target for one particular day, then just forget it and on next day you can focus on next day target. और इससे आपका ऑटोमेटिकली आपका वीक का और मंथ का प्लान अचीव होता जाएगा. But most important thing here is that sticking to your daily plan.
अगर आज आपने 60-70% प्लान अचीव किया और आपने बाकी छोड़ दिया, तो डेली दिस 30-40% ऑफ बैकलॉग विल पाइल अप, एंड आफ्टर द एंड ऑफ वीक और आफ्टर एंड ऑफ मंथ you will realize that many things you are not achieved. So making daily plan and achieving it to the maximum extent is more important. We have two more questions. ये दो questions ही लेंगे यार, और questions ले नहीं पाएंगे because time भी काफी हो रहा है. One question is from a student called Jyoti. वो कह रही है हम बिना mentors के proper study नहीं कर सकते. क्या हम बिना mentors के proper study नहीं कर सकते? So maybe she is asking about the role of mentorship कि why it is more important. बिना मेंटर से, बिना गाइड के प्रिपरेशन करना, बेसिकली इफ यू हैव दैट डेवलप क्लैरिटी व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, और आपको एग्जैक्टली क्या करना है कि जिससे आपके प्रीलिम मेंस या इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ जाए, तो मे बी यू कैन प्रिपेयर विदाउट मेंटर्स. बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्कोप ऑफ एग्जाम इज टू लार्ज, सिलेबस इज बिग एंड देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड विच अबाउट विच यू डोंट हैव क्लैरिटी. सो उसके लिए एक सीनियर का अगर मार्गदर्शन हो तो वो अच्छे से बता सके. जैसे मुझे अभी भी याद आता है, मेरे मेंटर थे किरण खरे सर, जो अभी आईपीएस में तेलंगाना में. उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि कीप फोकस ऑन योर सिलेबस, एंड ऑल्सो एक सिंपल सेंटेंस में उन्होंने सब समराइज कर दिया था. डोंट रीड एनीथिंग विच यू कैनॉट राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन. सो रीड ओनली दैट मच what you can write in the mains examination, so that you read minimum and you reproduce maximum in the exam, and ultimately what you write in the exam, that all what matters. अगर वो उन्होंने गाइडेंस किया नहीं होता, तो मे भी मुझे 4-5 महीने और लग जाते वही चीज रियलाइज करने में, जो मुझे मेंटर से सीधे आई कैन रियलाइज. सो डेफिनेटली इफ यू हैव मेंटर, दैट इज एन एडवांटेज, बट मेक श्योर दैट you have mentor who have at least appear for the interview or are qualified, or at least appear for the mains exam. Otherwise, if you get mentorship from some other person, then maybe that might not be the best advice you are looking for. Okay, one last question from Ashish Tripathi ji is asking interview के लिए क्या, one last question from Ashish Tripathi ji is asking interview के लिए क्या कोई अलग से preparation करनी चाहिए? Any specific preparation you suggest for the interviews? Before answering this question, let me clearly say that in the 2 of the 3 interviews in which I appeared, 2 interviews में मेरे number below average थे. So maybe I am not that exact person you should be looking for. But what I have gathered from my mentors and Vivek sir, whom I admire for this interview preparation thing, उन्होंने जो बताया है वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा. मेंस का प्रिपरेशन आपका जो होता है, आपका नॉलेज बेस अच्छे से प्रिपेयर कर देता है, आपको समझ आ जाती है जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है. बट इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा एडिशनल प्रिपेयर करना पड़ता है, जो आपने मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं किया होता. बेसिकली इंटरव्यू में आपको आपके जिले के ऊपर, आपके स्टेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आपने हॉबीज वगैरह जो लिखी है, तो वो बेसिकली एस्पेक्ट होते हैं जो आपको एडिशनल प्रिपेयर करने पड़ते हैं. सेकेंडली, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स लाइक it's not only about question answer session. It's about, because UPSC calls it a personality test, and they are looking for people who have a good personality, communication skills, right kind of attitude, and basic etiquettes जो होने चाहिए. So उसका प्रिपरेशन एडिशनली आपका अगर पहले से जॉब वगैरह किया है तो वो बेसिकली मोर और लेस हो गया होता है. अगर नहीं किया तो वो इंटरव्यू के बाद, मेंस के बाद आप अच्छे से कर सकते हैं, आपके स्किल हर्न कर सकते हैं, जो मिस्टेक्स है वो आप करेक्ट कर सकते हैं. But I would sincerely or honestly advise you to at this time focus only on prelims and mains examination. Mains के बाद आप immediately इस interview preparation mode में shift हो सकते हैं. Thank you Tejas ji for answering all the questions. एक कुछ questions और हैं, मैं एक email ID chat पे डाल रहा हूँ. आप लोग अपने क्वेश्चंस वहां भेज सकते हैं एंड we'll ask the respective mentors and get back to you with the answers. ईमेल आईडी है diyadelhiofficial@gmail.com, और आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली राजेश सर से या तेजस जी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन दैट यू वांट टू आस्क देम दिस क्वेश्चन, और उनका जो भी आंसर होगा वो आपको ईमेल के थ्रू ही हम वापस कम्युनिकेट कर देंगे, क्योंकि 11 o'clock इज द टाइम वी क्लोज.
so I'm sorry we won't be able to take more questions. जाने से पहले मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी टेक्निकल टीम का, पोस्टर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।